अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। बिजनेस हेटू के लेक्चर्स आज वाले डालने से पहले ये एक कंसेप्ट है जो हमारा बेसिकली इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है दो, और इनके बारे में स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी। वैसे मैं अपनी इक्विपमेंट आने का वेट कर रहा था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जिसमें आप ओ लेवल में, आईजीसीएसई में, ए लेवल में, एएस लेवल में, आप एडेक्सल्स में, आप एफएससी में, आप पीएचडी लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, और अगर आपको ये दो कंसेप्ट्स नहीं समझ आते, रट्टा मारना नहीं, समझ नहीं आते, तो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यू वुड मेक अ मिस्टेक एट सम पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए यानी मैं आपको जो है, मतलब मेरे जहन में था कि हम इसको कवर करेंगे और आज इंशाल्लाह कर लेते हैं कवर इसको। बिफोर स्टार्टिंग मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसको रटा नहीं मारना यार। इनको रटने के बजाय जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कम्युनिकेट क्या कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये चीज जरूरी है। अगर ये कम्युनिकेशन आपको समझ आ जाती है ना, इकोनॉमिक्स वुड बी अ फेयर गेम फॉर यू। आपको अपना मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ के। बिल्कुल सिंपल अंदाज में कंसेप्ट के नाम क्या है, डिमांड और सप्लाई। ये वो दो कंसेप्ट हैं जो मैंने, अगर मैं आपको रैंक करके बताऊं ना, तो जितनी क्यूरीज दिन में आती हैं सबसे ज्यादा क्यूरीज में ये समझा रहा होता हूँ कॉल्स के ऊपर, क्योंकि ये हर स्टूडेंट को इशू आ रहा होता है। हमने भी बहुत, और मैंने खुद, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, बहुत ब्लंडर किए इस कंसेप्ट में। स्टेप वाइज चलते हैं। हम बिल्कुल सिंपल अंदाज में कह सकते हैं कि डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट। ये दो वर्ड्स मैंने यूज किए यहाँ पे, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, बट जरा गौर से इसको समझना है। मैंने यहाँ वर्ड्स यूज किए, अगर इसको साथ लिख भी लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा उसमें आसानी हो जाए। एक वर्ड मैंने यूज किया विलिंगनेस का, क्योंकि ये हमारे दो कंसेप्ट जो है ना, ये पूरे इसमें साथ साथ चलेंगे। फर्स्ट चीज आ गई हमारी, मेरा ये सीधा चल रहा है, विलिंगनेस। मेरी जरा राइटिंग को आप इग्नोर करेंगे, मैं हर बार ही कहता हूँ मेरी राइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से राइटिंग का मसला आता है, ठीक है। लेकिन ये कि बात इंशाल्लाह बस कन्वे हो जाए वो जरूरी है। तो हमारा विलिंगनेस एंड एबिलिटी सर दो कंसेप्ट हो गए। विलिंगनेस होती है कोई चीज आपको मिल जाए, इसकी आपकी डिजायर, और एबिलिटी होती है उसको खरीदने की इस्तात इकोनॉमिक्स के अंदर। बिल्कुल सिंपल अंदाज से फर्ज करो एक नया आईफोन रिलीज होता है। मैंने ये एग्जांपल बहुत दफा कोट की, कुछ स्टूडेंट्स को शायद याद भी हो जब ये सुनेंगे। मैंने एक नया आईफोन रिलीज हुआ, 2.5 लाख पे उसकी प्राइस है, एग्जांपल दे रहा हूं। मैं वो आईफोन लेना चाहता हूं, मेरे अंदर विलिंगनेस है, लेकिन मैं इस्तात नहीं रखता, मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे खरीद सकूं, तो मेरी ये डिमांड जो है इफेक्टिव डिमांड नहीं है, विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि एक नया आईफोन रिलीज होता है, मेरे पास वो 2.5 लाख का है, मेरे पास 50 लाख पे पड़ा है, लेकिन मेरे अंदर विलिंगनेस ये है कि मैं सैमसंग लूंगा या मैं आईफोन नहीं लेना, मुझे आईफोन नहीं पसंद, कोई भी रीजन है। तो इसमें यहाँ पे जो चीज है, एबिलिटी मौजूद है, विलिंगनेस नहीं है, ये भी इफेक्टिव नहीं है। अगर ये दोनों मौजूद होंगी तो विलिंगनेस एबिलिटी दोनों मौजूद होंगी तो इफेक्टिव डिमांड होगी। ठीक है, लेट्स मूव अ स्टेप फर्दर, हम एक स्टेप आगे चलते हैं। हमने अब तक इस पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज को रट लिया होगा कि द लॉ ऑफ डिमांड इज इफ द प्राइस सिट्रस पेरेबस, यानी अदर थिंग्स केप्ट कांस्टेंट। सिट्रस पेरेबस बेसिकली एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इफ अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट। ये हम इसलिए यूज करते हैं इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे होते हैं वन बाय वन होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे होते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऑब्वियसली बात है कि एक कंसेप्ट 100 चीजों को अफेक्ट करेगा। कोई अगर आपकी मार्केट में चेंज आएगा, 100 चीजें अफेक्ट होंगी उससे। तो हमारा यहाँ फोकस ये होता है कि हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लें, नैरो डाउन कर लें सिर्फ एक चीज के ऊपर। तो सिट्रस पेरिबस, व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, या सिंपल अंदाज में सिट्रस पेरिबस प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। मैंने सॉरी आपका पहले उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस, वो जल्दी मेरे मुंह से गलत निकल गया। खैर, जो बात आने की थी, ये यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। इसको रटना नहीं है यार, इसको जरा सोच के देखते हैं। लेट्स लेट्स थिंक अबाउट फॉर अ मोमेंट, एक बार सोच के देखते हैं मैं बात क्या कर रहा हूं। मैंने आपको कहा कि जब प्राइस इंक्रीज होती है, सिट्रस पहले, बाकी चीजें कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इटसेल्फ, उस प्रोडक्ट खुद की जब प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। मैंने आपसे ही बात किया ना अभी। अब जरा इस पे सोच के देखो मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। अगर प्राइस ऑफ द आईफोन 2.5 लाख रुपए से 10 लाख पे चली जाती है, पहले जो लोग 2.5 लाख पे आईफोन लेने को विलिंग थे ना कि हम लेते हैं, वो सोचेंगे यार छोड़ो, इतने पैसे कौन जाया करेगा, छोड़ो यार सैमसंग सस्ता आ रहा है, छोड़ो यार जब ये थोड़ा कम प्राइस पे आएगा ले लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी विलिंगनेस कम हो जाएगी। सिमिलरली, जब आप प्राइस को 2.5 से 10 पे लेके जाओगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले 2.5 तो अफोर्ड करते थे लेकिन 10 नहीं अफोर्ड करेंगे, उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि
इस जब प्राइस इंक्रीज होती है कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से डिमांड जो होती है, कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी गिर जाती है। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी से ना आगे बाकी सारे कंसेप्ट रिलेटेड हैं। अब इसको हम आगे एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया। अब इसका हम पहले ग्राफ बना के देखते हैं कि इसका ग्राफ इस तरह क्यों होता है, इस तरह का होता है। थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी होंगी क्योंकि मुझे मैंने बताया कि इतना भी इस पर कंट्रोल नहीं है हासिल, लेकिन मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं, हमारा ग्राफ इस तरह का होगा, हमारे प्राइस जो है वो इस पे आ जाएगी। ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ है। मेरी इस बात को गौर से सुनते जाओ क्योंकि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे आपको जब हम बात करेंगे शिफ्ट्स की तो वहां पे ये बात बड़ी काम आएगी। ये मैं बात कर रहा हूं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट की अपनी प्राइस के बारे में। इसको बड़ा ध्यान रखना है बात को, ठीक है, किसी और चीज की प्राइस नहीं। और ये आ गई हमारी क्वांटिटी। मेरी राइटिंग तो बुरा ही हाल है वैसे, लेकिन चले इससे ये बात आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि इस राइटिंग के बावजूद आपको अगर ग्रेड्स मिल जाते हैं तो इससे ये बात क्लियर होती है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि राइटिंग आपकी मैटर नहीं करती, समझ आनी जरूरी है। समझ आ रही, एग्जामिनर मार्क्स देगा। ब्यूटिफिकेशन के बजाय कंटेंट डालने पे फोकस करना, ब्यूटिफिकेशन में टाइम जाना करना अपना, और दैट्स अ ग्रेट सेव फॉर माय राइटिंग एज वेल। तो खैर, हमारा जो डिमांड का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह बनता है। एटलीस्ट अगर आप ओ लेवल पे पढ़ रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेसिकली। अब ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, यहाँ बेसिकली देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, तो जिस तरह प्राइस ऊपर हुई हमारी क्वांटिटी डिमांड कम है, ठीक है, हम प्राइस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसी प्रोडक्ट की प्राइस को, क्वांटिटी डिमांड हमारी एक्सटेंड हो गई। तो अगर हमारा ये पॉइंट जो है, ये हमारा फर्ज करो ये हमारा पॉइंट जो है P1 है और ये हमारा पॉइंट जो है P0 है, इसको आप 0-1 भी कर सकते हो, इसको आप 1-2 भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी नंबरिंग सही हो ना कि गलत वाले को 1-2 कर दो, 1 को 2 कर दो, 2 को 1 कर दो, ये सीन ना हो, ठीक है। और इसकी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये हमारी आ गई QD0, ये हमारी आ गई QD1। यहां पे हुआ क्या, यहां पे प्राइस कम हुई, ठीक है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड कर गई। इससे ये वही जो रिलेशनशिप है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है जब आपकी वो होगी एंड जो क्वांटिटी प्राइस आपकी प्रोडक्ट की कम होगी, क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा अगर यही फर्ज करो हमारा ये वाला पॉइंट, इसको बल्कि रेस करके आपको बना के दिखा दूं साथ ही, फर्ज करते हैं हमारा ये वाला पॉइंट होता 1, इसको मैंने ये रेस कर दिया, ये रेस कर दिया, एक सेकेंड, अच्छा उसके बाद ये हमने रेस कर लिया, रेस हो जाए, ये हो गया, ये रेस हो गया, उसके बाद ये रेस हो गया। अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन बात है, अगर फर्ज करो हमारा यही होता कि ये हमारी क्वांटिटी पे जो प्राइस 0 होती, ठीक है, और ये आपकी प्राइस 1 होती, ये क्वांटिटी डिमांडेड 1 होती, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है 0 होती, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, आपकी प्राइस इंक्रीज हुई प्रोडक्ट की, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है कंट्रैक्ट कर गई। क्यों, वही विलिंगनेस एबिलिटी वाली बात, ठीक है। ये है डिमांड की बेस। अब यहां मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले स्ट्रेस करके एक बात की थी कि मैंने आपको ये कहा था कि यार अगर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ तब अप्लाई होता है, देखो लॉ ऑफ डिमांड के लिए मेन चीज क्या है, मेन फैक्टर, मेन फैक्टर ये है कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो आपकी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो चीज है जो पहले चेंज होगी, इसके बाद डिमांड चेंज होगी, ये ध्यान में रखना है। डिमांड जो है आपका, यानी कि जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आपकी हो जाएगी डिमांड, ठीक है, या क्वांटिटी डिमांड बेसिकली। अगर ये सिचुएशन हो कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पहले चेंज हो रही है फिर डिमांड चेंज हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन आएगी। हम ग्राफ चेंज नहीं करते, हम लोग रखते हैं सेम ग्राफ। इस सिचुएशन के अंदर सेम लाइन रहती है, उस लाइन पे हम ऊपर या नीचे मूव करते हैं, आपको मूव करके दिखाया है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है, इसकी काउंटर सिचुएशन ये होती है कि डिमांड चेंज हो, प्राइस, प्रोडक्ट की अपनी प्राइस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इनिशियल इफेक्ट, पहले ही चेंज होने वाली चीज जो है, जो इनिशियल चेंज है वो प्राइस में ना हो, इनिशियल चेंज हो आपका किसी और चीज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में। मैं इसकी हमेशा मिसाल ये देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है, आसान मिसाल है, आपने ये याद रखनी है, इससे आपको सोचने में आसानी होगी। ये हमने ग्राफ बना लिया जी आइसक्रीम का, मैंने बहुत से स्टूडेंट को पहले मिसाल से दी है, लेकिन ये आ गया आपका आइसक्रीम का ग्राफ आ गया। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 रुपए की प्राइस पे, ये आपकी प्राइस आ गई सर, ये आपकी आ गई क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। राइटिंग को इग्नोर करें प्लीज, वास्ट में हाँ जा रहा हूं समझे। 10 रुपए की प्राइस पे
पहले ये सीन था कि 10 रुपए की ये मैं आज सुबह की बात कर रहा हूं, आज सुबह थी गर्मी शदीद किस्म की, ठीक है। शदीद गर्मी होने की वजह से 10 रुपए की प्राइस पे हम फर्ज कर लेते हैं 100 लोग थे जो आइसक्रीम लेने को तैयार थे कि हम 10 रुपए पे आइसक्रीम ले लेंगे। पहले हम आ जाते हैं उस सिचुएशन पे जो हमारी लॉ ऑफ डिमांड वाली है। जो कंपनी है वो कहती है नहीं, आज से हमारी आइसक्रीम मिलेगी 15 रुपए की, ठीक है। प्राइस पहले चेंज हुई तो सेम ग्राफ के ऊपर हम नया ग्राफ नहीं बनाएंगे, नई लाइन नहीं बनाएंगे, यानी नई जो हमारी डिमांड कर्व है नहीं बनाएंगे, सेम कर्व के ऊपर हमारी डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और अब जो है फर्ज करें वो कह रहे हैं 60 लोग कह रहे हैं कि हम आइसक्रीम लेंगे, क्योंकि या किसी की विलिंगनेस कम हो गई, एबिलिटी कम हो गई। ये तो हो गई सर पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन जो आपकी शिफ्ट वाली होती है, हमने यही ग्राफ दोबारा बना लिया, ठीक है। इसी ग्राफ के अंदर वही हमारा ग्राफ आ गया पहले, ठीक है। ये हमारा क्यू डी आ गया, ये हमारी प्राइस आ गई, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि राइटिंग वैसे अजीब हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे पेपर के अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। 10 रुपए की प्राइस के ऊपर जी आपका वही आपकी वो आ गई, 100 लोग ले रहे थे सुबह। अब शाम टाइम ना यकदम हो गई ठंड, बहुत शदीद ठंड हो गई, अखीर ठंड हो गई, सुबह गर्मी थी, ठंड हो गई। प्राइस वहीं खड़ी है, कंपनी ने प्राइस चेंज नहीं की, वही 10 रुपए प्राइस है उसकी। लेकिन अब जो है 10 रुपए की प्राइस पे 100 में से 40 लोग कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, हमारा गला खराब हो जाएगा यार, हम बीमार हो जाएंगे, क्या फायदा ठंड में खाने का। प्राइस चेंज हुई है नहीं हुई, लेकिन लोग नहीं ले रहे। ये जो वेदर का इफेक्ट है, ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। इस केस में हमारा डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई प्राइस के अलावा किसी और चीज की वजह से, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ के अलावा किसी चीज की वजह से, ठीक है। तो अब ये है कि 10 रुपए की प्राइस पे, उतनी ही प्राइस पे कम लोग ले रहे हैं, 40 लोग नहीं ले रहे, 60 लोग जो हैं सिर्फ लेंगे, 40 लोग भाग गए हैं, लेकिन प्राइस वहीं खड़ी है, ठीक है। अभी देखो यहां पे कितना डिफरेंस इस बात का, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, और ये जो हो रहा है ये आपका अदर देन वो है, इसमें शिफ्ट आता है। यही अगर सुबह ठंड होती है अब गर्मी होती है तो उसका ग्राफ यहां बन जाता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो और चीजें आती हैं हम पहले उन पर बात कर लेते हैं। इसमें जो और नेक्स्ट चीज आती है आपकी, एक आपका आता है वेदर, वेदर हो गया, ट्रेंड्स आ गए। एक जीन्स इन फैशन है आज, ठीक है, उसको 5,000 की प्राइस पे 100 लोग ले रहे हैं, इन फैशन है, 10 दिन बाद वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है, वही 5,000 रुपए प्राइस है, 100 लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ पे जरा ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात करते हैं, भूश वाली बात होती है, इसमें आपको सोचना पड़ता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात करके देखता हूँ, जरा गौर करना, बात को कैरी करना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि उससे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझ सकें। जब आपके समर क्लोथ, एक एक ब्रांड है, उसने समर क्लोथिंग की एक रेंज निकाली, ठीक है, मेरी बात को गौर से कैरी करना। समर क्लोथिंग की ब्रांड उसने रेंज निकाली, समर क्लोथिंग की रेंज की वजह से मैं थोड़ी सी जगह क्लियर कर लूं ताकि हमारे पास ना वो करने की जगह हो। इसको साथ साथ सोचें, इसको करके देखें कि बात समझ आती है या नहीं आती, ठीक है। एक ब्रांड ने समर क्लोथिंग की रेंज निकाली, ठीक है, ड्यूरिंग द सीजन। सीन ये था कि उस ब्रांड का जो कपड़ा था वो था, सॉरी ये मेरा वो किधर गया, इसको बल्कि मैं करता भी रेड कलर में हूं ताकि हमें ना ये अलग से नजर आए। अच्छा, एक ब्रांड ने कपड़ों की रेंज निकाली, ये समर क्लोथिंग की रेंज थी, ठीक है, उसका सूट 3,000 रुपए का था, ठीक है जी। 3,000 रुपए की प्राइस पे ड्यूरिंग द सीजन, गर्मियों के सीजन में 1,000 लोग जो थे वो ले रहे थे, ठीक है, उसको खरीदने के लिए रेडी थे, यानी विलिंग और एबल थे खरीदने के लिए, ठीक हो गया। अब आपका सीजन एंड हो गया, ठंड का मौसम आ रहा है, वही 3,000 रुपए की प्राइस वहीं खड़ी है, होगा क्या, 3,000 रुपए की प्राइस पे अब बहुत कम लोग जो है, क्योंकि मौसम खत्म हो रहा है, उसे लेना चाहेंगे, तो आपका वही 3,000 रुपए की प्राइस पे हो सकता है अब जो है 400 लोग लेना चाहें उसको। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं हुआ, ये शिफ्ट आया। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनियां अकलमंद, वो करती हैं लॉ ऑफ डिमांड को इस्तेमाल, इसको सही करने के लिए। कंपनी करेगी जी, वो सेल लगाएगी, प्राइस गिरा देगी, वो कहेगी भाई हम प्राइस ही 1,500 कर देते हैं, ठीक है। उसने अपनी, इसका नेक्स्ट रिएक्शन ये किया कि प्राइस गिरा दी 1,500 पे। अब क्या हुआ यहां पे, प्राइस कम हुई, डिमांड एक्सटेंड हो गई नए वाले ग्राफ पे, क्योंकि वो वाला इफेक्ट पहले हो चुका है, लेकिन शिफ्ट नहीं आया। शिफ्ट क्यों आया, शिफ्ट आया क्योंकि सीजन एंड हो रहा था। उसके रिस्पॉन्स में कंपनी ने अपनी सेल बचाने के लिए, थोड़ी ज्यादा सेल करने के लिए, उसने क्या किया, कंपनी ने अपनी प्राइस गिराई। अब यहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ, पहली चीज आई वो अप्लाई हो रहा है आपका शिफ्ट, उसका सीजन ट्रेंड चेंज की वजह से, सीजन एंड की वजह से, ठीक है, फैशन चीज आउट हो जाएगी।
उसके काउंटर में कंपनी ने क्या किया, उसने लॉ ऑफ डिमांड का फायदा उठाया, उसने प्राइस कम कर दी ताकि कुछ ना कुछ मटेरियल बिक जाए। अब जहां वो पहले, जहां अगर वो प्राइस 3,000 रखती तो सिर्फ 400 कपड़ा बिकता, ठीक है। क्यों बिकता? क्योंकि सीजन से आउट हो गया था, शिफ्ट आ गया था। उसने जब ये प्राइस कम कर दी अपनी, तो अब कम से कम ये है कि शायद 800 कपड़े जो है वो बिक जाएं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स थोड़ी सिचुएशन है जहां दोनों चीजें इंटरेक्ट कर रही होती हैं। समझाने के लिए बताया, इसको जरा सोच के देखना, मजा आएगा सोच के। अच्छा जी, अब ये बात तो हमारी हो गई इसकी, वो वाली। नेक्स्ट आपका एक और चीज, मैंने सीधे आपकी फैशन की बात की। अच्छा, एक चीज होती है कि अगर आपको पता लग जाए, फर्ज करो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी मुल्क में जंग लगने वाली है, ठीक है, वॉर का सीन होने वाला है, कोई जंग लगने वाली है, तो इस केस के अंदर ये होता है कि आमतौर पर लोग सामान ज्यादा खरीदते हैं, उसको जमा करते हैं सामान को, आम यानी फूड आइटम्स, इन चीजों को, तो उनकी जो है उस सेम प्राइसेस के ऊपर जो है डिमांड बढ़ जाती है। जो लग्जरी आइटम्स होती है उनकी गिर जाती है, क्योंकि लग्जरी आइटम्स का क्या करोगे आप उस पॉइंट पे, जब आपको पता है कि वो होने वाला है। इस तरह कोई अगर इवेंट आने वाला हो, फर्ज करो पाकिस्तान में ओलंपिक गेम्स हेल्ड हो जाती है, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता है अगले साल, तो बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी उन्हीं प्राइसेस पे। पहले फर्ज करो पाकिस्तानी झंडे की प्राइस 500 थी, दिन में 2 लोग खरीदते थे। हमें पता लग जाए कल यहाँ पे जो है वर्ल्ड कप हो रहा है, तो हम आज जाके 5 करोड़ झंडे खरीद लेंगे सारे पाकिस्तानी मिलके, प्राइस वही 200 रुपए है, ठीक है, जो पहले थी। तो इस तरह ये हो गया। इसमें अब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कौन सी है वो समझें। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसके अंदर आपके, क्या होता है ये, कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स की, ठीक है। एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट वो होता है जो एक प्रोडक्ट की जगह यूज होता है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से सुनना। या तो आप वो प्रोडक्ट यूज करोगे या दूसरा प्रोडक्ट यूज करोगे, दोनों एक साथ नहीं, एक दूसरे के मुकाबले में यूज होते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं देता हूं, पेप्सी और कोक, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, एक्सक्यूज मी, ये मेरा ये आ गया। हम ले लेते हैं एक हिस्सा पी के लिए, पी फॉर पेप्सी, और ये हमारा आ गया कोक। अब मैं जो बात समझा रहा हूं गौर करना। फर्ज करो मेरी कंपनी है, मैं जो जिस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूं वो है पी, मैं पेप्सी के बारे में सोच रहा हूं, मैं पेप्सी के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं। यूं देखना है बात को। कोक अपनी प्राइसेस गिरा देती है, बड़ी अपनी प्राइसेस बढ़ा देती है, पहले समझाने के लिए बढ़ाने वाला सिचुएशन लेते हैं। कोक ने दोनों, पहले फर्ज करो, पहले पेप्सी जो थी वो भी 30 रुपए की बोतल थी, कोक भी 30 रुपए की बोतल थी। कोक ने अपनी प्राइसेस बढ़ा के कर दी 50 रुपए की बोतल। अब गौर समझना यहां क्या हो रहा है। कोक ने 50 रुपए की बोतल की, यहां पे फॉर कोक्स परस्पेक्टिव, कोक के लिए जो है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, क्योंकि उसके असर अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई है, ठीक है। मैंने आपको बात की थी कि अगर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस पहले चेंज हो रही हो तो ये लॉ ऑफ डिमांड वाला सिचुएशन है। कोक के ग्राफ में कुछ इस तरह होगा। फर्ज करो पहले ग्राफ ये था, पहले ये आपकी प्राइस थी, ये आपकी डिमांड थी। अब कोक ने प्राइस बढ़ा दी, पहले प्राइस चेंज हुई है तो इसमें शिफ्ट नहीं आएगा, सेम ग्राफ के ऊपर जो है मूवमेंट कम हो जाएगी, यानी कि आपकी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका प्राइस सॉरी बढ़ गई, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये हमारी प्राइस बढ़ गई, ये हमारा P1 आ गया, ये हमारा P0 आ गया, ये हमारा QD1 आ गया, ये हमारा QD0 आ गया। कोक के लिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई है। अब गौर करो होगा क्या, कुछ लोगों की विलिंगनेस कम होगी, कुछ की एबिलिटी कम होगी कोक बाय करने की, तो वो नेचुरली उसके मुतबादल सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। वो कहेंगे यार पेप्सी खरीदते हैं, आज पेप्सी पियेंगे, पेप्सी अच्छी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेप्सी की अपनी प्राइस तो वही है ना, पेप्सी की अपनी प्राइस तो वही 30 रुपए है जो शुरू में थी, ठीक है। ये वही 30 रुपए वाली प्राइस है पेप्सी की, ठीक हो गया जी, हमारी P0 और ये QD0। किसी और चीज की वजह से, दूसरे प्रोडक्ट की वजह से, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग नेचुरली पेप्सी की तरफ आ रहे हैं। तो जब सब्सटीट्यूट अपनी प्राइस बढ़ाता है, उसके लिए सब्सटीट्यूट वाले प्रोडक्ट के लिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। यहां पे आके अगर उसने प्राइस बढ़ाई है तो यहां पे आके आपका शिफ्ट आएगा फॉरवर्ड की तरफ, क्योंकि उसी प्राइस पे पेप्सी वही 30 रुपए की, अब ज्यादा लोग खरीदने में रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी डिमांड का ओल्ड कर्व आ जाएगा, D0, ये आपका D1 आ जाएगा। अब उसी प्राइस के ऊपर ज्यादा लोग खरीदने के लिए रेडी होंगे, डिमांड उसको, पेप्सी को, ठीक है। तो ये आपका सब्सटीट्यूट पोजीशन है। अगर सब्सटीट्यूट जो है वो अपनी प्राइसेस को बढ़ाता है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट जिसको हम जिसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उसकी डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट करती है, इंक्रीज शिफ्ट करती है। सब्सटीट्यूट अगर अपनी प्राइसेस को गिराता है तो हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो भी गिरती हैं, यानी उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, सॉरी, वो बैकवर्ड शिफ्ट करती है। दूसरी सिचुएशन है कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट वो प्रोडक्ट के साथ यूज होता है, जैसे पेट्रोल और कार्स, टीवी और बिजली, ठीक है, आपका पेट्रोल और गाड़ी।
अब इसमें उल्टी सिचुएशन अप्लाई होती है। फर्ज करो गाड़ी जो है वो पहले थी 3,000 या 30,000, 3 लाख, 100,000 मिलियन, 30 लाख की, ठीक है। ये आ गया गाड़ी का ओरिजिनल ग्राफ, ये 30 लाख वो आ गया, ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड आ गई, ये हमारी प्राइस जीरो आ गई, ये हमारी क्यू डी जीरो आ गई। अब दूसरा प्रोडक्ट आ गया पेट्रोल। गाड़ी बगैर पेट्रोल गाड़ी नहीं चलती ना, हम जनरल गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली होंगे जो दूसरी गाड़ी में फोकस करते हैं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहां आप देखो पेट्रोल की हमारी ओरिजिनल सिचुएशन ये आ गई, ठीक है। हमने फर्ज कर लिया पेट्रोल की पहले वाली सिचुएशन ये थी, इतने का ये प्राइस थी, ठीक है, और ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी। ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। पेट्रोल फर्ज करो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज कर दी जाती हैं, यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। तो पेट्रोल के ऊपर जो है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा कि प्रोडक्ट की अपनी प्राइस इंक्रीज हुई है, ठीक है। यहाँ आपका P1 आ गया और ये आपका QD1 आ गया। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड है, कोई शिफ्ट नहीं आएगा कि प्रोडक्ट की अपनी प्राइस इंक्रीज हुई है, गाड़ी की प्राइस वहीं खड़ी है। अब एज अ कंज्यूमर आप सोच रहे हो यार मैं गाड़ी लेता हूँ, उसका रोज पेट्रोल का खर्चा इतना बढ़ गया है, गाड़ी छोड़ो मोटर बाइक ले लेते हैं, सस्ता पड़ेगा चलाने के लिए, मेंटेनेंस सस्ती पड़ेगी। गाड़ी उसी प्राइस पे, उसी सेम प्राइस पे जो है आपकी गाड़ी जो है वो कम बिकेगी, ठीक है। उसी सेम प्राइस पे गाड़ी की जो QD1 है वो उससे कम होगी, यहां शिफ्ट आएगा क्योंकि गाड़ी की अपनी प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, कई लोगों की विलिंग खत्म होगी गाड़ी लेने के लिए, यार छोड़ो ना हम लोग अफोर्ड करते ना वो, तो चलो इसको यहां भी अब इसको अफोर्ड नहीं करते, हम लोग बाइक ले लेते हैं, ठीक है। तो जब कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट, जो कॉम्प्लीमेंट वाला प्रोडक्ट है अपनी प्राइस बढ़ाता है, उस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, उसकी यानी उसकी वो कम होगी, और जो आपका उसकी कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, शिफ्ट नहीं करेगी। और जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसके पर्सपेक्टिव से आप देख रहे थे, जिस ओरिजिनल प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे थे, ये सी का मतलब है आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट, ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में शिफ्ट डिक्रीज आएगा। ये आ गई प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आ गई उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में शिफ्ट। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, इसको यूं समझा करें। अब इसके बाद सप्लाई पे यही अप्लाई करके देखो, अगर ना समझ आए तो मुझे बताएं, मैं सप्लाई के ऊपर अलग से इस तरह वीडियो बना दूंगा, वहां भी सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है लेकिन प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, इसको आगे शेयर करिए।